वेलकम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी शिक्षा संगम में। आज मैं गांव कविता के बारे में बताऊंगी। गांव कविता में कविता की व्याख्या, ससंदर्भ व्याख्या, प्रसंग, उद्देश्य, विशेष और उसकी संक्षिप्त समीक्षा बताऊंगी। गांव सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित कविता है। यदि आप को इससे रिलेटेड या अन्य किसी भी कविता या कोई भी कहानी से रिलेटेड जाननी है तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो नंबर नीचे दिया गया है। तो चलिए मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। कविता है गांव। कवि है सुदामा पांडे धूमिल। धूमिल का क्या है पूरा नाम? सुदामा पांडे धूमिल। कविता संग्रह है कल सुनना मुझे। संदर्भ है सुदामा पांडे धूमिल द्वारा रचित प्रसिद्ध कविता गांव पहली बार उनके दूसरे काव्य संग्रह कल सुनना मुझे में प्रकाशित हुई थी। कविता की प्रथम पंक्ति है, मूत और गोबर की सारी गंध उठाए, हवा बैल के सूजे कंधे से टकराए, खाल उतारी हुई भेड़ सी, पसरी छाया नीम पेड़ की, ढाई ढाई करते डांगड़ के सींगों में आकाश फंसा है। प्रसंग है, कवि गांव के वातावरण का यथार्थवादी चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। व्याख्या, कवि गांव की दुर्दशा का चित्र खींचते हुए कहता है कि वहाँ चारों ओर गोबर और मूत्र की गंध फैली हुई है। हवा भी उसी दुर्गंध को अपने साथ लिए घूम रही है। खेतों में काम करने वाले बैलों के कंधे श्रम के कारण सूज गए हैं। नीम के पेड़ की छाया भी ऐसी ही लगती है मानो किसी पेड़ की खाल उतारकर धरती पर फैला दी गई हो। पशुओं के सींगों के बीच फैला आकाश भी मानो कैद हो गया है। इस बिंबों के माध्यम से कवि गांव की निर्धनता, श्रम और जड़ता का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हैं। विशेष है, यथार्थवादी चित्रण का जिक्र किया गया है। ग्रामीण जीवन की कठोर सच्चाई को दर्शाया गया है। अलंकार की बात करें तो इसमें उपमा अलंकार है, खाल उतारी हुई भेड़ सी पसारी छाया में। दूसरी पंक्ति है, दरवाजे पर बंधी बुढ़िया ताला जैसी लटक रही थी। कौन था जो चला गया है? किसी बाज पंजे से छूटा जमीन पर पड़ा झपटा जैसे सहमा हुआ कबूतर। दीवारों पर आई जाई चमड़ा जलने की नीली निर्जन छाया। प्रसंग है, यहाँ कवि गांव के लोगों की असहायता और अकेलेपन का चित्रण करता है। व्याख्या है, कवि देखता है कि घर के दरवाजे पर बैठी बुढ़िया स्त्री किसी ताले की तरह लटकती हुई प्रतीत होती है। उसका जीवन निसार और निष्क्रिय हो चुका है। ऐसा लगता है कि परिवार का कोई सदस्य उसे छोड़कर चला गया है। उसकी इस स्थिति है उस कबूतर जैसी जो बाज के पंजों से छूटकर भयभीत अवस्था में धरती पर पड़ा हो। गांव की दीवारों पर गरीबी, भूख और पीड़ा की छायाएं फैली हुई है। चमड़ा जलने की नीली छायाएं गांव की कठिन और त्रास्त जो परिस्थिति है उसको दर्शाती है, उसका प्रतीक है। यहाँ विशेष है कि बूढ़ी स्त्री गांव की उपेक्षित पीढ़ी का प्रतीक है। कबूतर का बिंब भय और असुरक्षा को व्यक्त करता है। करुणा और विषाद का वातावरण है। तीसरी पंक्ति है, चीखों के दायरे समेटे या अकाल के चिन्ह अकेले मनहूसी के साथ खड़े हैं। खेतों में चाकू के ढेले, अब क्या हो जैसी लाचारी, अंदर की अंदर घून कर दे वह बीमारी। प्रसंग है, कवि अकाल और आर्थिक संकट से जूझते गांव का चित्र प्रस्तुत करता है। व्याख्या है, कवि कहता है कि गांव में अकाल के निशान हर जगह दिखाई दे रहे हैं। लोगों की चीखें और पीड़ाएं वातावरण में गूंज रही है। खेत जो जीवन और अन्न के स्रोत होने चाहिए थे, अब वह चाकू के ढेले जैसे प्रतीत हो रहे हैं, अर्थात वे भूख और पीड़ा का कारण बन गए हैं। लोगों की लाचारी इतनी बढ़ गई है कि वह किसी भी बीमारी की तरह भीतर ही भीतर उन्हें खाती जा रही है। यह केवल आर्थिक संकट ही नहीं बल्कि मानसिक और सामाजिक संकट भी है। विशेष से अकाल का मार्मिक चित्रण किया गया है। चाकू के ढेले तीखा प्रतीक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सामाजिक यथार्थ और जनवादी चेतना यहाँ दिखाई गई है। चौथी पंक्ति है कि इस उदास गुमसुद जगह में
जो सफेद है मृत्युग्रस्त है, जो छाया है सिर्फ रात है, जीवित है वह जो बूढ़ा है या अधेड़ है, और हरा है, हरा यहाँ पर सिर्फ पेड़ है। प्रसंग है कि कवि कहते हैं जीवन में व्याप्त निराशा और ठहराव का वर्णन करते हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि यह गांव अत्यंत ही उदास और निस्तेज हो चुका है। यहाँ जो कुछ सफेद दिखाई देता है वह भी मृत्यु और जड़ता का प्रतीक बन गया है। छाया में भी शांति नहीं है बल्कि अंधकार और निराशा ही है। गांव में जीवन का उत्साह समाप्त हो चुका है, केवल बूढ़े और अधेड़ लोग ही बचे हुए हैं। युवा पीढ़ी या तो पलायन कर चुकी है या संघर्ष में खो गए हैं। हरियाली का प्रतीक जो पेड़ है, मनुष्यों के जीवन में कोई हरापन या उत्साह नहीं बचा है। विशेष है गहरी निराशा और विडंबना का चित्रण है। हरा यहाँ पर सिर्फ पेड़ है अत्यंत प्रभावशाली व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। ग्रामीण पलायन और सामाजिक विघटन का संकेत है। 5वीं पंक्ति है, चेहरा चेहरा डर लगता है, घर बाहर अवसाद है, लगता है यह गांव नरक का भोजपुरी अनुवाद है। प्रसंग है, कवि गांव के समग्र स्थिति का निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के चेहरे पर क्या है, भय, चिंता और असुरक्षा दिखाई दे रही है। घर या बाहर हर जगह उदासी और अवसाद का वातावरण है। गांव की स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि कवि को वह नरक का भोजपुरी रूपांतरण प्रतीत होता है। यह कथन ग्रामीण जीवन की भयावह वास्तविकता और व्यवस्था की विफलता पर तीखा व्यंग करता है। विशेष है कवि का सबसे तीखा और चर्चित बिंब है। व्यंग और यथार्थ का अद्भुत समन्वय है। स्वतंत्रता के बाद ग्रामीण भारत की विफलताओं पर प्रहार है। सुदामा पांडे धूमिल की कविता की समीक्षा, जो गांव कविता है उसकी समीक्षा बताऊंगी। सुदामा पांडे धूमिल की कविता गांव उनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह कल सुनना मुझे में संकलित है। यह कविता स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 3 दशकों के बाद भारतीय ग्रामीण जीवन की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करती है। 1960 से 1970 के दशक का भारतीय राजनीतिक अस्थिरता, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, अकाल, कृषि संकट और ग्रामीण उपेक्षा से जूझ रहा था। स्वतंत्रता के बाद जिस समृद्ध और विकसित भारत का सपना दिखाया गया था, उसकी वास्तविकता गांव में दिखाई नहीं दे रही थी। धूमिल ने इसी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर इस कविता की रचना की है। कविता की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह गांव के पारंपरिक और रोमानी चित्रण को जो है उसका विरोध करती है। हिंदी साहित्य में लंबे समय तक गांव को प्राकृतिक शांति, सरलता और भारतीय संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रस्तुत किया जाता रहा था, लेकिन धूमिल उस आवरण को हटाकर गांव की कठोर और भयावह सच्चाई को सामने रखते हैं। कविता में गांव कहीं भी सुंदर, शांत और सुखी नहीं दिखाई देता है, बल्कि वह गरीबी, अकाल, बीमारी, निराशा और अभाव का प्रतीक बन गया है। कविता के आरंभ में ही गोबर और मूत्र के गंध, सूजे हुए बैलों के कंधे तथा खाल उतरी हुई भेड़ जैसी छाया के बिंब द्वारा कवि गांव की जर्जर स्थिति का चित्रण करते हैं। यह चित्रण बताता है कि ग्रामीण जीवन कितना कठिन और संघर्षपूर्ण है। धूमिल यहाँ किसी कृत्रिम सौंदर्य की रचना नहीं करते हैं, बल्कि यथार्थ को उनकी संपूर्णता, कठोरता के साथ प्रस्तुत करते हैं। अर्थात धूमिल किसी बनावटी जो सौंदर्य उसका चित्रण नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो वास्तविक है, जो वहाँ रियल में हो रहा है, उसी का चित्रण करते हैं। यही उनकी कविता की सबसे बड़ी शक्ति है। कविता में उपस्थित बूढ़ी स्त्री का चित्र विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दरवाजे पर ताले की तरह लटकती बुढ़िया केवल एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि पूरे गांव समाज की उपेक्षा और अकेलेपन का प्रतीक है। 1970 के दशक में रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में बड़ी संख्या में युवा शहरों की ओर पलायन कर रहे थे। परिणाम स्वरूप गांवों में वृद्ध और असहाय लोग अकेले रह जाते थे। कविता इस सामाजिक विघटन को अत्यंत ही मार्मिक ढंग से व्यक्त करती है। धूमिल ने कविता में अकाल, भूख की समस्या को भी प्रमुखता से उठाया है। स्वतंत्रता के बाद भी भारत के अनेक क्षेत्रों में
अकाल और खाद्यान्न संकट की स्थिति बनी हुई थी। कविता में अकाल के चिन्ह और खेतों में चाकू के ढेले जैसे प्रतीक इसी त्रासदी को व्यक्त करते हैं। खेत जो जीवन और समृद्धि के प्रतीक होने चाहिए थे, वे अब पीड़ा और अभाव का प्रतीक बन गए हैं। यह स्थिति उस समय की आर्थिक नीतियों और ग्रामीण विकास की असफलताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। कविता का चौथा भाग निराशा और अवसाद से भरा हुआ है। कवि कहता है कि यहाँ जो सफेद है वह मृत्युग्रस्त है, और जो छाया है वह केवल रात, और जो हरा है वह केवल पेड़ है। यह कथन केवल दृश्य चित्रण नहीं है, बल्कि पूरे ग्रामीण जीवन की निष्क्रियता और ठहराव का प्रतीक है। गांव में जीवन की ऊर्जा, उत्साह और आशा समाप्त होती दिखाई देती है। इस चित्रण उस समय के सामाजिक संकट और विकास की असफलता को रेखांकित करता है। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। लगता है यह गांव नरक का भोजपुरी अनुवाद है। हिंदी कविता की सबसे तीखी और चर्चित पंक्तियों में गिनी जाती है। इस पंक्ति में धूमिल का आक्रोश, व्यंग और सामाजिक चेतना पूरी शक्ति के साथ व्यक्त हुआ है। कवि कहना चाहता है कि जिस गांव को भारतीय संस्कृति की आत्मा कहा जाता है, उसकी वास्तविक स्थिति इतनी दयनीय हो चुकी है कि वह नरक का रूप प्रतीत होता है। यह व्यंग केवल गांव पर नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर है जिसने ग्रामीण भारत को विकास से वंचित रखा है। शिल्प की दृष्टि से कविता धूमिल की विशिष्ट सपाट बयानी, तीखे व्यंग, जनवादी दृष्टिकोण और शिल्प की दृष्टि से कविता धूमिल की विशिष्ट सपाट बयानी, तीखे व्यंग, जनवादी दृष्टिकोण और यथार्थवादी भाषा का उत्कृष्ट उदाहरण है। कविता में अलंकारों की सजावट नहीं, बल्कि जीवन की कठोर सच्चाई है। उनकी भाषा बोलचाल के निकट है, किंतु उनके भीतर गहरा राजनीतिक और सामाजिक अर्थ निहित है। धूमिल की गांव कविता स्वतंत्रता उत्तर भारत के ग्रामीण जीवन का एक प्रामाणिक दस्तावेज है। यह कविता 1970 के दशक की गरीबी, अकाल, बेरोजगारी, पलायन, सामाजिक विघटन, सरकारी उपेक्षा को उजागर करती है। धूमिल गांव के यथार्थ को बिना किसी आदर्शीकरण के ही प्रस्तुत करते हैं और व्यवस्था की विफलताओं पर तीखा प्रहार करते हैं। जनवादी चेतना, यथार्थवाद, व्यंग्यात्मक शैली और सामाजिक प्रतिबद्धता के कारण ही यह कविता हिंदी साहित्य में ग्रामीण जीवन की सबसे महत्वपूर्ण कविताओं में गिनी जाती है। यह केवल एक गांव की कहानी नहीं है, बल्कि उस दौर के भारतीय ग्रामीण समाज की सामूहिक पीड़ा का सशक्त दस्तावेज है। उद्देश्य धूमिल की कविता गांव का मुख्य उद्देश्य है स्वतंत्रता के बाद के भारतीय गांवों की वास्तविकता और दयनीय स्थिति को उजागर करना। कवि ग्रामीण जीवन के रोमानी और आदर्शवादी चित्रण का विरोध करते हुए गांवों में फैली गरीबी, अकाल, बेरोजगारी और पलायन, निराशा को सामने लाते हैं। कविता का उद्देश्य शासन और समाज पर ध्यान ग्रामीण समस्याओं की ओर आकर्षित करना तथा आम जनता की पीड़ा को स्वर देना है। साथ ही कवि व्यवस्था की विफलताओं पर प्रश्न उठाते हुए सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को रेखांकित करते हैं। प्रासंगिकता, इस कविता की आज भी प्रासंगिक है। क्यों? यह कविता आज भी प्रासंगिक इसलिए है क्योंकि ग्रामीण भारत में गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की समस्याएं, पलायन, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और सामाजिक असमानता जैसी समस्याएं पूरी तरह से समाप्त नहीं हुई है। धूमिल द्वारा चित्रित भय, अवसाद और उपेक्षा का वातावरण आज भी अनेक गांवों में देखा जा सकता है। इसलिए यह कविता केवल अपने समय का ही दस्तावेज नहीं है, बल्कि आज के ग्रामीण यथार्थ को भी सामने समझाने की महत्वपूर्ण माध्यम है। यही इसकी अस्थायी प्रासंगिकता है। तो यह थी मित्रों आज का वीडियो जो धूमिल की कविता पे थी। आशा करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई। यदि वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको कोई भी कविता से जुड़ी हुई जानकारी चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।